नमस्कार दोस्तों, भाषा अध्ययन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट 2। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 हम कर चुके हैं कल। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। हम करने वाले हैं हिंदी के 60 प्रश्न, जिसमें हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य दोनों से ही प्रश्न लिए गए हैं। जिस तरह से एचटेट में पेपर आता है उसी तरह के क्वेश्चंस लिए हैं। एचटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हमने प्रश्नों को इसमें रखा है। तो कैसी है आपकी तैयारी? आप यहाँ से जो है इसको सोल्व करके देख सकते हैं। 50 प्लस आपके नंबर आने चाहिए। आपके मार्क्स कितने बनते हैं हमें ज़रूर बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। पहला प्रश्न है, घोड़ा बहुत धीरे चलता है, वाक्य में रेखांकित पद कौन सा है? और विकल्प है हमारे 1 विशेष्य, 2 क्रिया विशेषण, 3 विकारी शब्द या फिर 4 विशेषण। तो घोड़ा बहुत धीरे चलता है, कैसे चलता है? धीरे चलता है, यानी कि वो क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल बटन ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इस चैनल पर जो है सुबह हिंदी साहित्य और शाम को हिंदी व्याकरण की क्लास होती है। तो अगर आप भी अपनी हिंदी को अच्छा बनाना चाहते हैं तो ये भाषा अध्ययन चैनल से जुड़ सकते हैं। चाहे आप कोई भी क्वालिफाइंग एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर कोई भी जॉब का एग्ज़ाम दे रहे हैं, हिंदी आपकी अगर बेहतर बनानी है तो भाषा अध्ययन यूट्यूब चैनल पर विश्वास कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? और विकल्प है निशानात, विषण्ण, अक्षुण्ण और प्रज्वलित। तो जो इसमें प्रज्वलित है वो अशुद्ध शब्द है। प्रश्न संख्या 3 है, निम्न में से कौन सा शब्द कृदंत शब्द है? और हमारे विकल्प हैं 1 विशेषज्ञ, 2 मध्यांतर, 3 ममेरा, 4 भुलक्कड़। तो हमें बताना है कृदंत शब्द कौन सा है, तो यानी कि भुलक्कड़ जो है वो एक कृदंत शब्द है। चौथा विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। देखिए, एचटेट में जो है हिंदी इतनी इजी नहीं आती, व्याकरण जो है काफ़ी अच्छे लेवल की आती है, तो इसलिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने अपनी पढ़ाई छोड़ी हुई है तो अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दीजिए। अभी भी आपके पास 1.5 महीना है, आप आराम से जो है अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट लगा करके। प्रश्न संख्या 4 देखिए, प्रदोष शब्द का अर्थ क्या है? विकल्प है हमारे संध्या व रात्रि के बीच का समय, 2 विशेष रूप से किया गया दोषपूर्ण कार्य, 3 प्रकृति से संबंधित और 4 सर्पों का स्वामी। तो प्रदोष क्या होता है? प्रदोष होता है रात्रि व रात्रि के, संध्या व रात्रि के बीच के समय को प्रदोष कहा जाता है। तो विकल्प 1 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, सही विलोम युगम छांटिए। और विकल्प है हमारे 1 त्रोभूत, त्रोहित, 2 परुष, कठोर, 3 आदर्श, कल्पित और 4 है पाश्चात्य और पौरसत्य। तो हमें विलोम युगम छांटना है, तो पाश्चात्य और पौरसत्य जो है विलोम युगम है, तो चौथा विकल्प जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है, कमलाक्ष पद किस समास का उदाहरण है? 1 तत्पुरुष, 2 द्वंद्व, 3 कर्मधारय, 4 बहुव्रीहि। तो देखिए, कमलाक्ष किस पद का उदाहरण है? तो यह कर्मधारय पद का जो है, ये कौन सा पद है? कर्मधारय है, कर्मधारय समास का ये है उदाहरण है। विकल्प 3 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 देखिए, वैज्ञानिकों ने एड्स के क्षेत्र में काफ़ी स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का चयन किया गया है। तो रिक्त स्थान बताना है हमें। वैज्ञानिकों ने एड्स के क्षेत्र में काफ़ी स्थान मतलब यहाँ पे जो है ब्लैंक है, क्षेत्र में क्या किया है वो हमें बताना है। अन्वेषण, अनुसंधान, आविष्कार या फिर परिष्कार। तो वैज्ञानिकों ने एड्स के क्षेत्र में काफ़ी अनुसंधान किए हैं। ठीक है, तो विकल्प 2 जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द चांदनी का पर्यायवाची नहीं है? और विकल्प है हमारे 1 हिमकर, 2 अमृत द्रव, 3 कलानिधि और 4 है जहनुत नया। तो जहनुत नया जो है वो चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। हिमकर, अमृत द्रव और कलानिधि जो है तीनों ही पर्यायवाची हैं चांदनी के, तो चौथा विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, दैहिक, दैविक और भौतिक दुख वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द हैं। विकल्प है हमारे त्रिदोष, तितिर्षा, तापत्रय और त्रिकुटी। तो दैहिक, दैविक और भौतिक दुख के लिए अगर हम वाक्यांश का प्रयोग करें तो क्या आएगा? वो आएगा तापत्रय। ठीक है, तीसरा विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 देखिए, स्वस्ति शब्द किस संधि का
उदाहरण है स्व अस्ति, ठीक है। और हमारे विकल्प हैं 1 अयाधि संधि, 2 व्यंजन संधि, 3 विसर्ग संधि या फिर 4 यण संधि। तो इसमें देखिए स्व अस्ति, जैसा कि आपको पता है यण संधि का जो अगर आप एक ट्रिक के जैसे आप लगा लीजिए या फिर आप कह लीजिए हिंट जो होता है, क्या होता है कि इसमें व के से पहले आधा शब्द होता है, ठीक है। तो कौन सी संधि है ये? यण संधि का उदाहरण है। चौथा विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, हाथ धो बैठना मुहावरे का अर्थ क्या है? 1 कुछ काम न करना, 2 किसी व्यक्ति वस्तु आदि को खो देना, 3 साफ सुथरा रहना, 4 भूल जाना। तो हाथ धो बैठना यानी कि किसी वस्तु व्यक्ति को खो देना, ठीक है। तो दूसरा विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्दकोश के अनुसार क्रमबद्ध शब्द लिए हुए है? और विकल्प है हमारे क्षमा, क्या, क्यों, कलोल, 2 तप, तृष्णा, त्याग, त्रिदोष, 3 प्रेम, प्रोत्साहन, पौरुष, प्यारा, और 4 हंस, हिरास, हृदय और हार्दिक। तो अगर हम शब्दकोश के अनुसार इन्हें क्रमबद्ध करते हैं तो विकल्प 2 जो है उसमें सही क्रमबद्ध से शब्द लगे हुए हैं। विकल्प 2 जो है हमारा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 देखिए, ण ध्वनि कैसी है? 1 नासिक्य, तालव्य, अल्पप्राण, घोष, 2 नासिक्य, मूर्धन्य, अल्पप्राण, घोष, 3 नासिक्य, मूर्धन्य, अल्पप्राण, अघोष, और 4 नासिक्य, मूर्धन्य, महाप्राण, घोष। देखिए मैं जो ये है अघोष, अघोष, स्वर व्यंजन वर्गीकरण में बहुत अच्छे से करा चुकी हूँ, ट्रिक के साथ मैंने कराए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको जो है सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो न ध्वनि कैसी है? न ध्वनि नासिक्य है, मूर्धन्य है और अल्पप्राण और अघोष है। तो तीसरा विकल्प जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से किस शब्द के साथ अण उपसर्ग नहीं है? ठीक है, देखिए एस्टेट में नहीं वाले शब्द बहुत आते हैं, तो इसलिए प्रश्न जब आप करें तो प्रश्न को पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो पहला विकल्प है अनाधिकार, 2 अनुपम, 3 अनखाया और 4 अनन्य। तो अगर हम इसमें देखें अण उपसर्ग जो है अनखाया में प्रयुक्त नहीं किया गया है, तो विकल्प 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 देखिए, रोगी बहुत परेशान था, रेखांकित पद क्या है? 1 विशेषण, 2 विशेष्य, 3 प्रविशेषण या फिर 4 क्रिया विशेषण। तो रोगी बहुत परेशान था, तो ये क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। परेशान था लेकिन परेशान भी कैसा था? बहुत परेशान था, ठीक है। तो विकल्प 3 जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16, आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। और हमारा विकल्प है अनमेल स्थिति, 2 अधूरा ज्ञान, 3 असमंजस में रहना या फिर 4 निर्णय लेने में असफल रहना। तो आधा तीतर आधा बटेर यानी कि अनमेल स्थिति, पहला ही विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ई प्रत्यय से निर्मित नहीं है? और विकल्प है हमारे 1 हठी, 2 हाथी, 3 ज्ञानी, 4 सुखी। तो देखिए इसमें ई प्रत्यय से निर्मित नहीं है जो वो है हाथी, ठीक है। हाथी क्या है? हाथी मूल शब्द है, इसमें कोई भी प्रत्यय प्रयोग नहीं किया गया है, तो तीसरा विकल्प जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 देखिए, जिसमें खराब आदतें हों उसे क्या कहते हैं? 1 व्यसनी, 2 कामी, 3 दुर्व्यसनी, दुर्व्यसनी, 4 दुष्चरित्र। तो जिसमें आदतें खराब होती है उसे क्या कहते हैं? दुर्व्यसनी। तीसरा विकल्प जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19, निम्न में से कौन से शब्द को वाक्य में एक वचन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? और विकल्प है हमारे 1 आंसू, 2 दर्शन, 3 हस्ताक्षर और 4 भीड़। तो देखिए आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन भीड़ जो है वो सदैव ही एक वचन में प्रयुक्त की जाती है, ठीक है। जब एक वचन बहुवचन का आपको समझना है तो आप वाक्य में प्रयोग करके भी देख सकते हैं, उससे भी जो है कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाता है। प्रश्न संख्या 20,
सूची 1 के समूह का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो हमें पहले में शब्द दिए हुए हैं और दूसरे में समास दिए गए हैं। पहली सूची देखिए, त्रिमूर्ति, 68, सिर दर्द और प्रतिशत। सूची 2, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या फिर द्वंद्व समास। तो देखिए मैं समास भी करा चुकी हूँ, आप वो वीडियो भी मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो पहला है त्रिमूर्ति। तो त्रिमूर्ति क्या है? 3 मूर्तियों का समूह। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? विकल्प 3 द्विगु समास। आगे है 68। ठीक है, 68 क्या है? द्वंद्व समास है। उसके बाद है सरदर्द। सरदर्द क्या हो जाएगा? सरदर्द हो जाएगा अव्ययीभाव समास। और उसके बाद है प्रतिशत, तत्पुरुष समास। तो इसका मतलब विकल्प 4 जो है वो हमारा बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 21 देखिए, किस आचार्य ने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है? 1 कुंतक, 2 आनंदवर्धन, 3 भरत मुनि या फिर 4 अभिनव गुप्त। तो देखिए जो आनंदवर्धन है उन्होंने जो है ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है। प्रश्न संख्या 22, निम्न में से कौन सा छंद सम्मात्रिक छंद नहीं है? 1 चौपाई, 2 रोला, 3 बरवे, 4 हरि गीतिका। तो देखिए जो बरवे छंद है वो सम्मात्रिक छंद नहीं है, तो तीसरा विकल्प जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23, भारतीय काव्य जगत में प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? 1 अज्ञे, 2 हरिवंश राय बच्चन, 3 श्रीधर पाठक, 4 ओंकारनाथ त्रिपाठी। तो देखिए भारतीय काव्य जगत में प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? अज्ञे को माना जाता है। पहला ही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। और इसका अगर प्रयोगवाद के परिवर्तन का मैं समय बताऊं तो प्रयोगवाद कब शुरू हुआ था? 1943 से शुरू हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 24, आचार्य कुंतक द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? 1 काव्य अलंकार, 2 धवन्यालोक, 3 नाट्यशास्त्र और 4 वक्रोक्ति जीवितम। तो कुंतक का वक्रोक्ति जीवितम जो है ग्रंथ आचार्य कुंतक के द्वारा लिखा गया है, तो चौथा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25, शब्दार्थों सहितो काव्यम यह कथन किसका है? 1 आचार्य कुंतक, 2 आचार्य भामह, 3 आचार्य वामन, 4 आचार्य भरत मुनि। तो शब्दार्थों सहितो काव्यम आचार्य भामह का कथन है, दूसरा विकल्प जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26, बौरैया कौदव कहानी के रचनाकार कौन है? 1 अमरकांत, 2 बालमुकुंद गुप्त, 3 प्रेमचंद या फिर 4 राजेंद्र यादव। तो बौरैया कौदव जो है किसकी कहानी है? अमरकांत जी की कहानी है, तो पहला ही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दुष्यंत कुमार द्वारा रचित नहीं है? 1 सूर्य का स्वागत, 2 आवाज़ के घेरे में, 3 छोटे छोटे सवाल और 4 चुनी हुई रस्सी। तो जो दुष्यंत कुमार जी की रचना नहीं है वह है विकल्प 4 चुनी हुई रस्सी। ठीक है, दुष्यंत कुमार जी की जो गज़ल है वो भी जो है सिलेबस में लगी हुई है 11th-12th की जो है। प्रश्न संख्या 28, किस रचनाकार को कविता का गांधी भी कहा जाता है? और विकल्प है हमारे भवानी प्रसाद मिश्र, राम नरेश त्रिपाठी, शिवमंगल सिंह सुमन या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो कविता का गांधी भवानी प्रसाद मिश्र जी को कहा जाता है, विकल्प 1 जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29, कविवर सुमित्रानंदन पंत को दिया गया किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार है? ठीक है, विकल्प 1 स्वर्ण किरण, 2 पल्लव, 3 वाणी, 4 चितंबरा। तो देखिए कविवर सुमित्रानंदन पंत जो है उन्हें चितंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और सुमित्रानंदन पंत हिंदी साहित्य में पहले ऐसे कवि हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो अगर आपको पूछा जाता है हिंदी साहित्य में सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, तो भी सुमित्रानंदन पंत ही आएगा। और इन्हें कब मिला था? तो 1968 में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। प्रश्न संख्या 30, रामदरस मिश्र द्वारा रचित आग की हंसी रचना किस विधा के अंतर्गत आती है? और विकल्प है हमारे 1 उपन्यास, 2 नाटक, 3 काव्य, 4 आत्मकथा। तो देखिए ये जो है रामदरस मिश्र द्वारा रचित आग की हंसी है काव्य विधा में आती है, तीसरा विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31, घुमक्कड़ शास्त्र ग्रंथ के रचयिता कौन है? विकल्प देखते हैं, 1
राहुल सांकृत्यायन, 2 नंदुलारे वाजपेयी, 3 हरिशंकर प्रसाई, 4 मृदुला गर्ग। तो घुमक्कड़ शास्त्र जो है राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखा है, पहला ही विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, और हरिशंकर प्रसाई कौन है? तो हरिशंकर प्रसाई जी एक व्यंग्य रचनाकार है, ये भी आपको याद रखना है। हरिशंकर प्रसाई जी की अधिकांश जो रचनाएं हैं वो व्यंग्य शैली में लिखी गई हैं। आगे देखिए प्रश्न संख्या 32, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास किसे माना जाता है? और विकल्प है हमारे 1 मैला आंचल, 2 देहाती दुनिया, 3 सेमल के फूल, 4 धरती की आंखें। तो हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास देहाती दुनिया को माना जाता है, दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। लेकिन प्रसिद्धि ज़्यादा मैला आंचल को भी मिली है, तो कुछ लोग मैला आंचल को भी जो है आंचलिक पहला उपन्यास मानते हैं, लेकिन सर्वसम्मति से देहाती दुनिया को ही माना जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 33, शिव प्रसाद रुद्र द्वारा रचित बहती गंगा कृति में किस नगर के 200 वर्षों के इतिहास की झांकियाँ हैं? और विकल्प है हमारे 1 कानपुर, 2 हरिद्वार, 3 काशी, 4 इलाहाबाद। तो बहती गंगा में जो है काशी नगर के 200 वर्षों का इतिहास की झांकियाँ दिखाई जाती हैं। आगे है प्रश्न संख्या 34, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा कृत पहलवान की ढोलक कहानी का नायक कौन है? और विकल्प है हमारे 1 लुट्टन सिंह, 2 चांद सिंह, 3 बादल सिंह या फिर 4 काले खां। तो पहलवान की ढोलक में लुट्टन सिंह जो है कहानी का नायक है, पहला ही विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 देखिए, आधुनिक काल के किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया है? किसको दी गई है राष्ट्र कवि की उपाधि? और हमारे विकल्प हैं रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो देखिए जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं उन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 देखिए, किस निबंधकार ने अपने निबंधों में प्रयुक्त नई शैली को चिट्ठा कहा है? और विकल्प है हमारे 1 बालमुकुंद गुप्त, 2 हरिशंकर प्रसाई, 3 सरदार पूरन सिंह, 4 श्यामचरण दुबे। तो देखिए जो बालमुकुंद गुप्त जी हैं उन्होंने अपनी शैली को जो है चिट्ठा कहा है, और उन बालमुकुंद गुप्त जी का शिवशंभू के चिट्ठे जो है काफ़ी प्रसिद्ध निबंध है। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 37, निम्न में से कौन सा कवि तार सप्तक से संबंधित नहीं है? और विकल्प है हमारे 1 गिरिजा माथुर, 2 प्रभाकर माचवे, 3 शमशेर बहादुर सिंह या फिर 4 रामविलास पासवान। तो शमशेर बहादुर सिंह जो है तार सप्तक से संबंधित नहीं है। तार सप्तक से अर्थ क्या है? तार सप्तक से अर्थ है पहला तार सप्तक। देखिए जो पहला तार सप्तक था उसको तार सप्तक कहा जाता है, पहला तार सप्तक नहीं कहा जाता। ठीक है, पहला तार सप्तक नहीं कहा जाता बल्कि सिर्फ तार सप्तक कहा जाता है। तो शमशेर बहादुर सिंह जो है पहले तार सप्तक के संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी है? और हमारे विकल्प हैं बड़े घर की बेटी, कफन, पंच परमेश्वर या फिर पूस की रात। तो पंच परमेश्वर जो है प्रेमचंद जी की पहली कहानी मानी जाती है, दूसरा विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 देखिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन का कार्यभार किस वर्ष संभाला था? और विकल्प है हमारे 1 1900, 2 1903 ईस्वी, 3 1905 ईस्वी या फिर 4 1907 ईस्वी। तो देखिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 में संभाला था। और अगर आपसे पूछा जाता है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन शुरू कब हुआ था, तो 1900 ईस्वी से शुरू हुआ था, लेकिन द्विवेदी जी ने 1903 में जो है इसके संपादन का भार संभाला था। और 1903 से ही जो है द्विवेदी युग का आरंभ भी माना जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित नहीं है? 1 अनामदास का पोथा, 2 कबीर, 3 हिंदी साहित्य की भूमिका और 4 नया साहित्य नए प्रश्न। तो देखिए विकल्प 4 नया साहित्य नए प्रश्न जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 41, सूची 1 के समूह का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए पहली सूची है पीपर पात सरिस मंडोला, दूसरा चरण कमल बंदी हरिराई, तीसरा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा और चौथा है बिनु पद चली सुने बिनु काना। ठीक है, दूसरी सूची में हमें अलंकार दिए गए हैं विभावना अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार। तो देखिए इसमें जो है बहुत ही अच्छे से जो क्लियर है
कि पीपर पात सरिसमन डोला, यानी कि पहले का विकल्प जो है 4। ठीक है, पहले का 4 किस में है देखिए, तो पहले का 4 चौथे विकल्प में है, पीपल पात सरिसमन डोला। सरिस आ गया ना इसमें, तो सरिस क्या होता है, सरिस होता है उपमा में। ठीक है, तो पहले का दूसरा हो जाएगा, पहले का दूसरा। ठीक है, उसके बाद चरण कमल बंदो हरिराई, ये रूपक अलंकार का उदाहरण है, तो तीसरा विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 42, दिनमान पत्रिका में प्रकाशित होने वाले चर्चे और चरखे स्तंभ के लेखक कौन थे? 1 धर्मवीर भारती, 2 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, 3 हरिशंकर परसाई या फिर 4 बालकृष्ण भट्ट। तो दिनमान पत्रिका में प्रकाशित होने वाले चर्चे और चरखे स्तंभ के लेखक जो हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना थे, दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43, कवि रसखान का वास्तविक नाम क्या था? 1 सैयद इब्राहिम, 2 सैयद मुस्तफ़ा, 3 तेग अली या फिर 4 हसन अली। तो रसखान जी का जो असली नाम था, वास्तविक नाम था, वो सैयद इब्राहिम था, लेकिन वो लिखते किससे थे? रसखान नाम से थे, और उन्होंने यह नाम जो है कृष्ण की भक्ति में अपनाया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 44, रुबाई छंद में कितनी पंक्तियाँ होती हैं? विकल्प है हमारे 2, 3, 4 या फिर 6। तो रुबाई छंद में 4 पंक्तियाँ होती हैं, विकल्प 3 जो है वो हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 देखिए, ओ माध्यमा क्षमा करना कि मैं तुम्हारे पार जाना चाहता हूँ, ये पंक्तियाँ किस रचनाकार के द्वारा रचित है? विकल्प है शमशेर बहादुर सिंह, नागार्जुन, अज्ञे या फिर गिरजा कुमार माथुर। तो ये पंक्तियाँ शमशेर बहादुर जी के द्वारा लिखी गई है, तो विकल्प पहला ही हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46, हालावाद के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? और विकल्प है हमारे 1 अज्ञे, 2 उमर खयाम, 3 हरिवंश राय बच्चन, 4 हरिशंकर परसाई। तो देखिए हरिवंश राय बच्चन जी को हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है, विकल्प 3 जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? विकल्प है हमारे 1 1864, 2 1857, 3 1866 या फिर 4 1868। तो देखिए आचार्य हजारी महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म है वो कब हुआ था? 1864 में हुआ था। प्रश्न संख्या 48 देखिए, किस कवि को साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है? 1 नंददास, 2 सूरदास, 3 घनानंद या फिर 4 केशव दास। तो रसमूर्ति साक्षात जो है घनानंद जी को कहा जाता है, तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से किस दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है? और विकल्प है हमारे 1 30 मई, 2 14 सितंबर, 3 8 अक्टूबर या फिर 4 19 दिसंबर। तो देखिए हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है, पहला विकल्प है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 देखिए, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बीच गुलाबी रंग। ये पंक्तियाँ किस रचना से ली गई हैं? और विकल्प है हमारे 1 युगांत, 2 पथिक, 3 चंद्रगुप्त, 4 कामायनी। तो देखिए यह पंक्तियाँ जो है कामायनी से ली गई है, कामायनी जो कि एक प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की ये रचना है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 51, मोहन राकेश की कौन सी रचना नाटक विधा के अंतर्गत नहीं आती? और विकल्प है हमारे 1 आखिरी चट्टान तक, 2 लहरों के राजहंस, 3 आषाढ़ का एक दिन और 4 आधे अधूरे। तो देखिए आखिरी चट्टान तक जो है वो नाटक विधा में लिखी हुई रचना नहीं है, जबकि लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे नाटक विधा के अंतर्गत आते हैं, तो पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52, जायसीकृत पद्मावत महाकाव्य किस शैली में रचित है? 1 मसनवी शैली, 2 नायनार शैली, 3 आलावर शैली या फिर 4 व्यंग्यात्मक शैली। तो जो पद्मावत महाकाव्य है वो किस में लिखा गया है? मसनवी शैली में लिखा गया है, पहला विकल्प जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53 देखिए, किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है? 1 आदिकाल, 2 भक्तिकाल, 3 रीतिकाल, 4 आधुनिक काल। तो हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल भक्तिकाल को कहा जाता है, विकल्प 2 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 54 देखिए, कौन सा कवि अपनी मुकरियों के लिए हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है? और विकल्प है हमारे 1 विद्यापति, 2 अमीर खुसरो, 3 जगनिक कवि और 4 देवसेन। तो अमीर खुसरो जी की मुकरियाँ और पहेलियाँ काफ़ी प्रसिद्ध हैं। विकल्प 2 जो है वो हमारा सही जवाब हो जाता है। प्रश्न संख्या 55, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप से संबंधित नहीं है? और विकल्प है हमारे 1 सूरदास, 2 कुंभनदास, 3 तुलसीदास, 4 चित्त स्वामी। तो देखिए, अष्टछाप में जो सम्मिलित नहीं होते वो हैं तुलसीदास जी। ठीक है, अष्टछाप के कवि कौन थे? कृष्ण भक्त थे, और तुलसीदास जी वैसे भी राम भक्त हैं, और यह अष्टछाप में भी सम्मिलित नहीं होते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 56 देखिए, निम्नलिखित में से किस रचना को हिंदी की प्रथम आत्मकथा माना जाता है? 1 आप बीती, 2 मुझमें देव जीवन का विकास, 3 मेरे जीवन के अनुभव और 4 अर्ध कथानक। तो देखिए, इसमें जो है पहली आत्मकथा किसको माना जाता है? अर्ध कथानक को माना जाता है। चौथा विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। और ये लिखी किसने है? तो ये बनारसी दास ने लिखी है, अर्ध कथानक। ठीक है, प्रश्न संख्या 57 देखिए, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई है? 1 सन 1963, 2 सन 1936, 3 सन 1953 या फिर 4 सन 1935। तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सन 1936 में हुई है। ठीक है, दूसरा विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58, रेहन पर रगदू उपन्यास के रचनाकार कौन है? 1 काशीनाथ सिंह, 2 कैलाश वाजपेयी, 3 कृष्णा सोबती या फिर 4 केदारनाथ सिंह। तो रेहन पर रगदू उपन्यास काशीनाथ सिंह ने लिखा है। पहला ही विकल्प हमारा सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 59 देखिए, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1 सन 1973 में, 2 सन 1974 में, 3 सन 1975 में या 4 सन 1976 में। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है 1975 में, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, माफ़ कीजिएगा बार बार विश्व युद्ध आ रहा है, हिंदी सम्मेलन जो है 1975 में आयोजित किया गया था। प्रश्न संख्या 60 और अंतिम, गिरिराज किशोर द्वारा रचित पहला गिरमिटिया किस विधा की रचना है? और हमारे विकल्प हैं 1 काव्य, 2 नाटक, 3 जीवनी, 4 उपन्यास। तो देखिए, पहला गिरमिटिया जो है उपन्यास विधा में लिखी गई रचना है। चौथा विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। तो ये था आज की प्रैक्टिस सेट 2। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उन लोगों के साथ भी शेयर करें जो HTET या फिर क्वालिफाइंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और आपका स्कोर कितना हुआ हमें ज़रूर बताएं।